ब्रेक के बाद स्वागत है आपका पहला रण में। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जो भी पहले 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण का जो मतदान शुरू हो चुका है 7 बजे से ही, और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किन किन सीटों पर क्या स्थिति है। अभी हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात की, छत्तीसगढ़ की बात की। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो स्थितियां हैं, 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। कुल मिलाकर के अगर जो देखें तो यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या और पोलिंग स्टेशनों की संख्या के बारे में हम आपको जानकारी दें। हम अपनी सहयोगी नवजीत कौर इसके बारे में जानकारी देंगी। तो क्या है मतदाताओं की संख्या इन सीटों पर और कितने मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे उत्तराखंड में आज पहले चरण में, आज उसकी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से मतदान केंद्रों का विवरण, पोलिंग स्टेशनों की संख्या। जी आपको बता दें कि पोलिंग स्टेशनों की संख्या आपको बता रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में 3461 बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं। तो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो 8268 जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आपको बता रहे हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में। वही संवेदनशील बूथों की बात की जाए तो 7200 बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से, और अति संवेदनशील बूथों की संख्या आपको बता रहे हैं 1580। तो ये मतदान केंद्र, पोलिंग स्टेशनों की संख्या यानी कि मतदान केंद्र हैं 11729। अगर जो बात करें अब अगर जो मतदाताओं की संख्या की, तो अगर जो मतदाताओं की संख्या आपके पास आ गई हो तो वो भी हमारे दर्शकों को दिखाने का प्रयास करें। तो कुल कितने मतदाता, अगर जो आपको बताएं कि कुल मतदाता 83,21,207 हैं। अगर इनमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 43.08 लाख यहाँ पर जो मतदाता हैं अपने पुरुष मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। महिलाओं की जहां तक बात करें तो 40,12,000 जो महिला मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो ये हमने आपको जानकारी दे दी है। अब हम जो सीटें हैं उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे अपने सहयोगी के साथ, अपनी सहयोगी नवजीत कौर के साथ। जो हमारी पास जो सीटें हैं अल्मोड़ा, गढ़वाल, टिहरी, नैनीताल यानी कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार, ये 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का हम ब्यौरा देंगे ग्राफिक्स के माध्यम से अपने सहयोगी नवजीत कौर के साथ। तो सबसे पहले अल्मोड़ा की हम बात करेंगे। अल्मोड़ा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि किनके बीच मुकाबला है। बिल्कुल, अल्मोड़ा से बता दें आपको बीजेपी से अजय टम्टा का जो है मुकाबला है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस से अगर बात की जाए तो प्रदीप टम्टा चुनावी मैदान में आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अजय टम्टा के सामने जो है कांग्रेस के प्रदीप टम्टा चुनावी मैदान में है। तो ये जो आपको कॉलम चार्ट दिखाई दे रहा है, अजय टम्टा वर्सेस प्रदीप टम्टा, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच खासा मुकाबला है। अजय टम्टा बीजेपी से हैं और प्रदीप टम्टा कांग्रेस से चुनाव मैदान में हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। अब हम बात अगर जो करें मतदाताओं की, तो यहाँ पर कितने मतदाता हैं इस लोकसभा सीट पर, इसकी हम बात करेंगे अपने सहयोगी के साथ। बिल्कुल, मतदाताओं की संख्या की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि कुल मतदाताओं की संख्या 13,37,648 बताई जा रही है, जिसमें से महिला मतदाताओं की संख्या 6,54,097 बताई जा रही है। अब आपको पुरुष मतदाताओं की संख्या बता दें 6 लाख जो है 83,545 बताई जा रही है। टोटल कुल मतदाताओं की संख्या 13,37,648 है। ये तो रही मतदाताओं की संख्या जो हमने आपको बताई है। जी, ये है मतदाताओं की संख्या और मैंने आपको बताया कि कितने मतदाता यहाँ पर मतदान कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मतदाता पोलिंग स्टेशनों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये तो अल्मोड़ा की बात थी। अब बात करते हैं गढ़वाल की। अगर जो गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल लोकसभा सीट की अगर जो बात करें तो मुकाबला किनके बीच है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अनिल बलूनी हैं बीजेपी से प्रत्याशी। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो गणेश गोदियाल जो है वो चुनावी मैदान में है।
आप देख सकते हैं किस तरीके से टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी से अनिल बलूनी चुनावी मैदान में है और कांग्रेस से गणेश गोदियाल। तो इन दोनों के बीच मुकाबला है, अनिल बलूनी वर्सेज गणेश गोदियाल। यहाँ पर गढ़वाल लोकसभा सीट है। यहाँ पर 2024 में जो मुकाबला है, इनके लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और यहाँ पर ये स्थितियां हैं। अब यहाँ पर मतदाताओं के बारे में भी नवजीत बात कर लेते हैं कि मतदाता कितने मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे कुल। जी बिल्कुल, तो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले कुल मतदाताओं की संख्या जो बताई जा रही है 13,66,983 बताई जा रही है, जिसमें महिलाओं की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि 6,68,942 है और पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,98,025 बताई जा रही है। तो ये मतदाताओं की संख्या हुई। यहाँ पर इतने मतदाता जो हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे कितने? अगर जो तीसरे जेंडर की बात करें तो यहाँ पर इनकी संख्या 16 है। लोकसभा सीट गढ़वाल पर क्या स्थिति है, यानी कि 13,66,983 मतदाता हैं कुल और महिला मतदाताओं की संख्या आप यहाँ पर पाई चार्ट के माध्यम से देख ही चुके हैं। अब हम रुक करेंगे अगले लोकसभा सीट की। अगले लोकसभा सीट टिहरी की बात करेंगे। टिहरी लोकसभा सीट, यहाँ पर जो मुकाबला है किनके बीच है? बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी से जो है राज्य लक्ष्मी शाह है और वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो ज्योति सिंह गुंसोला जो है वो चुनावी मैदान में है। यानी कि इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। माला राज्यलक्ष्मी शाह और ज्योति सिंह गुंसोला के बीच ये मुकाबला है। बिल्कुल, तो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको बता रहे हैं किस तरीके से बीजेपी से जो है माला राज्य लक्ष्मी शाह चुनावी मैदान में और कांग्रेस की बात की जाए तो ज्योति सिंह गुंसोला चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। तो चलिए आपको टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार बता देते हैं कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है और इसमें महिलाएं कितनी है और पुरुष कितनी है। इसी के साथ आपको थर्ड जेंडर भी बताएंगे कि उनकी संख्या कुल कितनी बताई जा रही है। वे आपको बता दें कि कुल मतदाताओं की संख्या 15,74,014 बताई जा रही है, जिसमें अगर महिलाओं की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि महिला मतदाताओं की संख्या 7,06,094 बताई जा रही है और पुरुष मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 8,13,988 और थर्ड जेंडर में जो है 62 जो है मतदाता प्रत्याशी है, माफ कीजिएगा मतदाता है। तो चलिए आपको बता दें कि अब जो हम बात कर रहे हैं टिहरी गढ़वाल की और टिहरी गढ़वाल की जो बातें टिहरी गढ़वाल के बाद अगर जो बात करें तो हम नैनीताल की बात करेंगे। नैनीताल में क्या स्थितियां हैं, जल्दी से नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट। तो नैनीताल की जो जी बिल्कुल आपको बता दें कि बीजेपी से अजय भट्ट और प्रकाश जोशी चुनावी मैदान में आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी से जो है प्रत्याशी अजय भट्ट है और प्रकाश जोशी कांग्रेस से है। तो इन दोनों के बीच मुकाबला है, अजय भट्ट और प्रकाश जोशी के बीच यहाँ पर मुकाबला है। जल्दी से हम मतदाताओं के बारे में भी यहाँ पर बात कर लें कि कितने मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं और करना शुरू कर चुके हैं इनमें से। तो मतदाता जो हैं इनके बारे में हम बताते हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या अगर जो 10,44,611 माफ कीजिएगा और कुल मतदाताओं की संख्या 20,10,800। बिल्कुल आपको बता दें कि कुल मतदाताओं की संख्या 20,10,000 बताई जा रही है और इनमें से जो है महिला मतदाता 9,66,135 है। पुरुष मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 10,44,611 है। थर्ड जेंडर में जो है आपको बता दें कि 54 है। इसी के साथ कुल मतदाताओं की संख्या 20,10,800 बताई जा रही है। जी बिल्कुल, अब हरिद्वार की ओर रुख करते हैं। जल्दी से हरिद्वार की ओर रुख कर लेते हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट, यहाँ पर मुकाबला किनके बीच है? बिल्कुल, बीजेपी से त्रिवेंद्र सिंह रावत और आपको बता दें कि वीरेंद्र रावत जो है वो कांग्रेस से है।
आप देख सकते हैं टीवी और स्क्रीन पर। जल्दी से हम मुकाबला कर मतदाताओं के बारे में बात कर ले, मतदाताओं की संख्या के बारे में। मतदाताओं की संख्या जल्दी से। बिल्कुल, आपको बता दें कि मतदाताओं की संख्या जो है यहाँ पर 18,40,738 बताई जा रही है जी। और ये आपने देख लिया। कुल मिलाकर के अब हम सीधे आपको लिए चलेंगे असम, डिब्रूगढ़ राजू कलवार के पास, जहां पर कुछ मेहमान हैं उनके साथ और वो बातचीत करेंगे। तो सीधे लिए चलते हैं आपको असम लिए चलते हैं अपने संवाददाता राजू कलवार के साथ। डिब्रूगढ़ में वो मौजूद है और उनके साथ कुछ मेहमान भी हैं, बातचीत करेंगे। अभी हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो अभी हमने ये जो लोकसभा सीटों के बारे में बातचीत की है, अब हम थोड़े से असम के बारे में भी बातचीत कर लें। असम की डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट, यहां पर क्या स्थितियां हैं, किनके बीच मुकाबला है? तो सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी से हैं और लुरियन ज्योति गोगोई यहां कांग्रेस से हैं। मतदाताओं की संख्या पर भी बात कर लें। तो यहां पर मतदाताओं की जो संख्या है, ये मतदान केंद्र है, मतदान केंद्रों का विवरण है, आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। मॉडल मतदान केंद्र 262 और वेबकास्टिंग मतदान केंद्रों की संख्या 15,777। तो चलिए हमारे साथ अब इन सभी सीटों पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। तो उत्तराखंड पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रकाश पुंज पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ रोशन भारद्वाज असम से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता राजू कलवार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले कि हम अन्य सीटों पर बातचीत करें और इसके बारे में राजनीतिक समीकरण और भी तमाम चीजों पे बातचीत हो, उससे पहले हम राजू कलवार जी के पास जाना चाहेंगे, हमारे संवाददाता हैं। राजू कलवार, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किसी मतदान केंद्र पर खड़े हैं और वहां की क्या स्थिति है, असम की क्या स्थिति है, असम की जो डिब्रूगढ़ सीट है, आप शायद वहां हैं, और क्या स्थिति है मतदान केंद्रों की? जी देवेंद्र जी, लोकतंत्र का महापर्व आज पूरे भारत वर्ष में मनाया जा रहा है और जो यहाँ के मतदान है, मतदाता है, वो डिब्रूगढ़ असम में पहला चरण का मतदान है और यहाँ पर पांच लोकसभा सीटों पे यहाँ पर आज मतदान, पहला चरण का मतदान किया जा रहा है। और डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, जहां से भाजपा की ओर से एनडीए गठबंधन के और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, और वही संयुक्त मोर्चा की ओर से आपका लुरिन ज्योति गोगोई, वही आम आदमी पार्टी की ओर से मनोज धनवार जी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और वर्तमान में अभी डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट के तिनसुकिया जिले के एक मतदान केंद्र में मैं उपस्थित हूँ और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है असम के मंत्री संजय किसान जी, जो तिनसुकिया के विधायक है, और हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। अभी सर, क्या कहेंगे, आज लोकतंत्र का महापर्व आज है। मैं सभी को हृदय से अनुरोध करूंगा कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ ये राष्ट्र पे आज के दिन पे अपना वोट दे करके अपना जो जिम्मेवारी निभाए। मैं सभी को हृदय से अनुरोध करूंगा। और देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर परिवेश है। लोग सुबह 6 बजे से लंबे लंबे लाइन लगाते हुए अपना जिम्मेवारी निभाने के लिए निकल करके आए हैं। और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण में सभी योगदान करेंगे। असम को भारतवर्ष की एक श्रेष्ठ राज्य के हिसाब में प्रतिष्ठा करने के लिए इस बार सभी अपना योगदान देंगे। मैं सभी से हृदय से शुभेच्छा ज्ञापन करता हूं और मेरा पूरा विश्वास है
कि खूब शांतिपूर्वक ये निर्वाचन समाप्त हो जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि पूरे भारत में हमारा जो आशाएं है कि भारत को विश्व की एक सबसे शक्तिशाली राष्ट्र की निर्माण करना, और इसमें हम लोग सफल होंगे। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पूरे वोटर को जो अपने अपने मतदान का प्रयोग करे, और साथ ही डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट की अगर बात कहें तो यहाँ पर 10,001 मतदान केंद्र बनाया गया है, और करीबन 87 लाख वोटरों ने अभी जो त्रिकोणीय मुकाबला है, उन जो 3 उम्मीदवार है उनका किस्मत का फैसला करेंगे, और आज उनके द्वारा मतदान केंद्रों में मतदान किया जा रहा है, और उन्हीं का किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। जी देवेंद्र जी। जी, तो यहाँ पर किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है, ये लगातार हो रहा है। हमारे साथ जो रोशन भारद्वाज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार रोशन भारद्वाज जी, सवाल आपसे है, असम से ही संबंधित है सवाल, क्योंकि यहाँ अगर जो डिब्रूगढ़ की सीट की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल जो कि अभी मतदान कर चुके हैं, ऐसी खबरें आई हैं, और उन्होंने अपील भी की है मतदान करने की। कांग्रेस और सहयोगी पार्टी के प्रत्याशी हैं जो लोरियन ज्योति गोगोई, ये दोनों के बीच कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के अगर जो मुद्दों की बात करें तो इस असम में मुद्दे क्या हावी रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र के महापर्व को आज डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र के मतदाता बड़े ही जोश के साथ मना रहे हैं। और आज सुबह से ही मतदान केंद्र पर जो है मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारे राजू जी ने दिखाई है आपको। और जहां तक प्रश्न है कि इस लोकसभा क्षेत्र के मुख्य विषय क्या है, मुद्दे क्या है, तो पूरे असम में, न केवल डिब्रूगढ़ में लोकसभा समष्टि में, पूरे असम में इस बार एनआरसी और क्लब का जो विषय है ये सबसे ऊपर छाया हुआ है। और इसी के मद्देनजर हमारी डिब्रूगढ़ लोकसभा का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय है। आप जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के उम्मीदवार हमारे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, और कांग्रेस और मित्र दलों के संयुक्त उम्मीदवार हमारे लोरियन ज्योति गोगोई, तथा आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो मनोज धनवार है। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा इसमें है वो है चार जनजातीय क्षेत्र के लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ। काफी लंबी समय से ये मांग रही है कि उनकी जो दैनिक मजदूरी है उसमें वृद्धि की जाए। ये उनकी एक बहुत प्रमुख मांग रही है। उसके पश्चात जो दूसरी चीज है, यहाँ स्थानीय रूप से असम में 6 जनगोष्ठियों को जनजाति देने का दर्जा। तो ये इन सारी चीजों के मद्देनजर इस बार का जो चुनाव है ये अनुष्ठित होने जा रहा है। और हमारे जो डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र हैं इसमें कुल मतदाता 16,61,998 मतदाता हैं। जी। और पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हमने सुबह से देखा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। और ये सहज मुकाबला नहीं माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ विकास का मुद्दा है, एक तरफ काला और एनआरसी का मुद्दा है, एक तरफ 4 जनजाति से जुड़े मामलों का मुद्दा है। इसलिए ये सारे विषय अपने अपने मामलों को लेकर के और बहुत मजबूती के साथ इस 13 नंबर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में खड़े हैं। प्रकाश पुंज जी, हम आपके पास आएंगे, और सबसे पहले तो हम आपसे ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश के शहडोल में अभी आपने ब्रेकिंग देखी है, जरूर सुनी होगी इसके बारे में, कि यहाँ पर ग्रामीणों की नाराजगी इतनी है कि उन्होंने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने का निर्णय लिया है। ये बड़ी बात होगी, नाराजगी हद से ज्यादा है। इसका मतलब साफ है कि लगातार न शासन ने न प्रशासन ने इनकी बातें नहीं सुनी है, इनकी समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया है। क्या कहेंगे आप?
देवेंद्र जी, मैं एक बुजुर्ग की बात सुन रहा था जो आप बाइट दिखा रहे थे कि उन्होंने एक जिक्र किया कि 75-80 साल से ये प्रॉब्लम है। मतलब आप समझ लीजिए कि आजादी के पहले से ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब शुरुआत से लेके आज तक जितनी सरकारें बनी हैं, किसी ने उनके मुद्दे पे ध्यान नहीं दिया। और अगर आज भी यही हमारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे तो कैसे हम डंके की चोट पे बोल सकते हैं कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं और हम विश्व गुरु बन रहे हैं। ये जो प्राथमिक मुद्दे हैं, और वही नहीं, मैक्सिमम जगह पे आज भी पीने का पानी, उत्तराखंड की बात करें वहां तो पार्किंग भी मुद्दा बना हुआ है। पार्किंग एक बड़ा मुद्दा है वहां पे, रोजगार, पेयजल, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं ये मुद्दे बने हुए। छत्तीसगढ़ में सुपेबेड़ा नाम की एक जगह है जहां आज भी पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है। आज 24 साल इस साल हो जाएंगे छत्तीसगढ़ को बने हुए। तो ये जो प्राथमिक जो सुविधाएं हैं और जो आजादी के पहले से ही जनता जिन मुद्दों पे जूझ रही है, देखिए ये आजिज हुए हैं, वो आजिज होकर चुनाव का बहिष्कार किए हैं। तो ये संविधान के मुंह पे तमाचा है कि लोकतांत्रिक देश में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, उस दिन एक मतदाता दुखी है और अपनी जो पीड़ा है वो आप जैसे सजग चैनलों के माध्यम से वो जनता के सामने रख रहा है। अब सरकारें नहीं जागेंगी तो कब जागेंगी? अब हम 75 साल से ऊपर हो गए हैं, 25 साल में हम अपना सैकड़ा पार कर लेंगे। अब आप समझिए कि वो बुजुर्ग ने कहा कि 70-80 साल से, मतलब लगभग जितनी उसकी उम्र रही होगी तब से वो ये समस्या से जूझ रहा है। मरीजों को पहुंचा नहीं पा रहे हैं, दवाई नहीं ले पा रहे हैं। तो किस बात का हम अपने आप को डंका बजा रहे हैं कि हम विकसित राष्ट्र हैं? इन चीजों पे अगर सरकारें ध्यान नहीं दी तो एक दिन देश की जनता सड़क पर उतरेगी और मुझे लगता है फिर से एक इमरजेंसी की दौर की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल आप ये बातें सही कह रहे हैं कि अभी ये सोचने पर शासन और प्रशासन को भी विवश होना पड़ेगा कि वास्तव में आखिर इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ। अब प्रशासन के सामने क्या विकल्प है, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं वहां पर। देखिए विकल्प आज एक दिन में तो जो चीज 80 साल में नहीं हुई एक दिन में तो होना नहीं है। यही हो सकता है कि कुछ कोई वहां का समझदार व्यक्ति, इज्जतदार व्यक्ति जिसकी बात जनता मानती हो, जो सामाजिक कार्यकर्ता हो या बड़े पत्रकार हो, उस एरिया के कुछ ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अगर आगे बढ़े और वो जनता को समझाएं कि हाँ भाई मतदान करना आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारे आने वाले 5 सालों का फैसला हम करते हैं और जिसका फर्क हमारे परिवार पे भी पड़ता है। मुझे लगता है कि कुछ समझदार लोग अगर ये एक सकारात्मक प्रयास करें तो अमूमन इसकी लेश मात्र एक परसेंटेज हो सकता है, चांसेस हो सकती है कि वो बात माने ग्रामीण और वो मतदान करे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने ये फैसला लिया है, ये पूर्व सुनियोजित फैसला लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि महिला पुरुष सब मिलके उन्होंने ये फैसला लिया है, तो कहीं न कहीं वो अपनी पीड़ा से बहुत ज्यादा व्यथित है और ये बार बार वो लोग सरकार के पास और प्रशासन के पास जाते होंगे। आपको क्या लगता है कि अगर जो 1 महीने पहले ये फैसला लेकर के और प्रशासन को अवगत कराया गया होता कि अगर जो हमारा यह पुल का निर्माण नहीं होगा तो हम 1 महीना पहले या 2 महीना पहले जैसे, तो हम मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, तो शायद कुछ इस संबंध में कुछ आगे कार्रवाई हुई होती। लेकिन इस समय अब क्या इस समय मतदान का बहिष्कार कर देना उचित है? देवेंद्र जी, ये बिल्कुल कदापि उचित नहीं है, लेकिन ये मजबूरी भी तो दिखा रही है। क्या उन्होंने सरकारों के सामने गिड़गया नहीं होगा? क्या अपनी परेशानियों को अपने जनप्रतिनिधि से उन्होंने चर्चा नहीं की होगी? यकीनन की होगी। लेकिन जब सुनवाई नहीं होती है, गरीबों की बात जब नहीं मानती है, तब जैसे कहते हैं ना कि जब जनता सड़क पे आती है तो बड़े बड़े शासन डोल जाते हैं।
तो ये जनता अब सड़क पे आ रही है, मीन्स वो अब अपना रुद्र रूप धारण कर रही है, और उसका सबसे अच्छा तरीका है चुनाव का बहिष्कार, जो कि अहिंसावादी कदम है, जो कि उनका विशेषाधिकार है। जनता ने चुनाव का बहिष्कार किया, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो अपने शासन प्रशासन से दुखी है, और वो अब इस प्रणाली में, इस चुनावी प्रणाली में, प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना चाहती है, क्योंकि वो समझ गई है कि कोई उनका सुध लेने वाला नहीं है, जो कि आजादी से आज तक वो लोग जूझ रहे हैं। चलिए, इसीलिए वो इतना बड़ा कदम उठाए। हाँ, लेकिन हम तो यही कहेंगे, और आप भी, कि इस समय प्रशासन से कुछ आश्वासन जरूर उनको मिले, और ऐसा उनको लगना चाहिए कि नहीं, ये सिर्फ आश्वासन नहीं है, इस पे काम भी होगा। तो और ये आश्वासन लेकर के उनको पुनः मतदान केंद्र तक मतदान केंद्र तक जाना चाहिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, और प्रत्याशियों को भी चाहिए कि वहां पर पहुंचें, वहां पर पहुंचें और कहें कि अगर जो हम आ जाते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी। एक अगर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है कोई, तो वास्तव में वो इस पुल का तो निर्माण करा ही सकता है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि प्रत्याशियों को भी यहां पर पहुंचना चाहिए। अब हम आगे का रुख करेंगे नवजीत कौर, जैसा कि अल्मोड़ा सीट पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रोशन भारद्वाज जी भी हैं, और हम घूम फिर करके आपके पास भी आएंगे। थोड़ा सा देरी हो सकती है, कुछ ब्रेकिंग्स आ सकती हैं, तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, और हर आपसे जानकारी हम लेने का प्रयास करेंगे जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है यहां पर कि अल्मोड़ा की जहां तक सीट की बात करते हैं प्रकाश पुंज जी, तो अल्मोड़ा सीट पर अजय टम्पटा और प्रदीप टम्पटा दो लोगों के बीच चुनावी जंग है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि जो संजय यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसे कि लगातार बयान आते जा रहे हैं, और मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं, जो नेता हैं, वो भी अपने मताधिकार का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में अगर जो देखा जा सकता है कि अभी हमने परसेंटेज दिखाया है बालाघाट में, हालांकि आदिवासी इलाका है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, तो ये क्या दर्शाता है? ये सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है यहाँ बालाघाट में अब तक, यानी कि 10 बजे तक के प्रतिशत हमारे पास आए हैं, इसमें क्या लगता है आपको? देवेंद्र जी, ऐसा है कि ये जो बालाघाट का प्रतिशत बढ़ा है, इसका साफ मतलब ये है कि दोनों दलों के लोगों ने जमकर मतदान किया है, और ये रिजल्ट बताएगा कि बालाघाट का चुनाव किस दिशा की ओर जा रहा है। भारी मतदान होना मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी एक पार्टी को विशेष, इसका मतलब लगभग सभी लोगों ने खुल के वोट किया है, और दोनों दलों से जमकर वोटिंग हो रही है, और एक अच्छा साइन है अच्छे लोकतंत्र के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग, जैसा हम चुनाव कमीशन ने कहा था कि वोट करें, तो बालाघाट इस देश में उदाहरण बनेगा 100% मतदान मध्य प्रदेश में हुआ है। तो बिल्कुल अभी तक तो सबसे ज्यादा मतदान वहीं हुआ है मध्य प्रदेश में, अगर जो बात करें तो। और एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो महेश कश्यप ने बातें कही हैं मतदान करने के बाद, जो हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड ने उनसे बातचीत की, उसमें ये बात निकल करके आई कि जो 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही है, और उस पर उन्होंने बड़े ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उन्होंने ये लगाया है कि जो भी लोकसभा के चुनाव में महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कांग्रेस ने ये घोषणा की है, इससे देश बेचना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? देखिए, महेश कश्यप जी का कहना एक तरफ सही भी है कि कहीं न कहीं भार पड़ता है, कहीं से कहीं आप पैसा किसी को डायरेक्ट किसी हितग्राही को अगर लाखों रुपए हम देते हैं तो कहीं ना कहीं देश के ऊपर एक बोझ पड़ता है। परंतु ये बात इसलिए सेट होती, कहीं ना कहीं भाजपा ने भी देश में जो फ्री में अनाज बांटना, वह किसान सम्मान निधि करना, लाडली बहना की योजना, तो फिर कांग्रेस यदि बोलती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है,
क्योंकि फिर अगर उसको मालूम है कि हम कहाँ से मैनेजमेंट करेंगे, वो मैनेजमेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष बुराई आपको नहीं दिख रही है, और ये राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है। बिल्कुल। तो अब कुल मिलाकर के अगर जो हम देखें कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, वहीं अगर जो यूपी की बात करें तो 8 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, और अगर जो छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट पर मतदान हो रहा है। और 1 सीट पर मतदान होने का कारण यहाँ ये है कि नक्सली समस्या वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त है और नक्सलाइड एरिया है। ऐसे में बस्तर की जो राजनीतिक ये भी देखा जाता है कि बस्तर में चौंकाने वाले परिणाम आते हैं। मुद्दे क्या वहां पर हावी रहे हैं, और किस तरह से महेश कश्यप ने उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कह रहे थे कि नहीं हम ही जीत के आने वाले हैं, और जब जीत के आएंगे तो जो 70 साल में नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे, जो किसी ने नहीं किया वो करके दिखाएंगे। एक गाना भी प्रचलित हुआ है उसी तर्ज पे, अगर जो किसी ने नहीं किया वो करके दिखाएंगे, तो अब तक जो वहां नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे, तो अब तक वहां क्या नहीं हुआ है जो करके दिखाएंगे। देखिए, महेश कश्यप जी का अति उत्साह कहीं न कहीं समझ में आता है। जिस प्रकार की हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी गारंटी देते हैं, तो कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ा हुआ है कि हम लोग जीत के आएंगे और वो काम जो आज तक नहीं हुआ वो आज काम करेंगे। चलिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अति उत्साह भी कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। और लोकल में जैसे देखा जाए, बस्तर जिला जो है टोटल नक्सलाइट बेल्ट है, और नक्सलवादी एक तरीके से देखा जाए तो नक्सलवादी हार्डकोर जो है वो बस्तर का जो जगदलपुर कांकेर नीचे का हिस्सा है, वहां पे 3-4 स्टेट लगते हैं, तो वहां पे ज्यादा है। परंतु ये आज की तारीख में हो रहा है कि नक्सलवादी के नाम पे फर्जी संगठन भी ऐसे बहुत से काम कर रहे हैं जंगलों में, जो आदिवासियों के रूप में फर्जी एनकाउंटर करवाना, बेचारे मतलब जो असहाय लोग हैं उनको नक्सलाइट बना के उनका एनकाउंटर होना, उसके पीछे वसूली करना, उसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र करना, लोगों को मरवाना, कई नेताओं की हत्या भी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये प्री प्लान प्रोग्राम है नक्सलाइट, और क्योंकि नक्सलाइट के पीछे एक मकसद और है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा केंद्र का बजट आता है। और बालाघाट जैसे आप देख रहे हो, बालाघाट पे मध्य प्रदेश लगभग नक्सलाइट नहीं है कहीं, परंतु उसके बावजूद बालाघाट और मंडला के कई जिलों को नक्सलवादी प्रभावी घोषित करके वहाँ पे विशेष अनुदान लिया जाता है, क्योंकि उसका कोई माई बाप नहीं होता, देखने वाला होता नहीं है, और वहाँ पे लूट होती है इस पार्टी की। तो नक्सलवादी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मेन चीज तो ये है कि जब देश को आजाद के 76 साल हो चुके हैं, तो अगर नक्सलवाद है तो क्यों है, इसके लिए तो लगातार सरकारें दोषी होनी चाहिए। पिछली सरकार हो या भाजपा सरकार हो, भाई भाजपा सरकार भी 10 साल से है, तो नक्सलवाद क्यों नहीं खत्म कर पा रही है? आखिर क्या कारण है? या सरकार की पूरी मंशा नहीं है करने की? यदि सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। आपने कभी देखा होगा, अमित शाह जी ने क्षत्रिय आरक्षण के ऊपर जो उनका लड़ाई हुआ गुजरात में, तत्काल जाकर निर्णय लिया, परंतु वही जब देश के हित की बात आती है, किसानों की, महिलाओं, खिलाड़ियों की या फिर नक्सलवाद की, तो वहाँ उनको सालों लग जाते हैं, बोलते हैं अब इंतजार करो कोर्ट में केस। तो ये तत्काल अपनी मंशा होनी चाहिए, हमें करना चाहिए। चलिए हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि अभी आप बस्तर लोकसभा सीट पर ही उसका जायजा लेने पहुंचे हैं, क्या स्थितियां हैं अभी पोलिंग की? डॉक्टर संजय शेखर। पूरे बस्तर से जो अभी तक की खबर है, अभी तक में सब जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग जो है घर से निकल करके आ रहे हैं। चूंकि अभी जो टेम्परेचर है वो करीब औसत 42-43 डिग्री के आसपास है, लिहाजा तमाम लोगों की कोशिश है कि वोट कर ले, अपने मताधिकार का प्रयोग कर ले। और यही वजह है कि सुबह से ही मतदान केंद्रों में काफी लंबी हुई देखी गई तमाम मतदान केंद्रों पर। और अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार करीब 19 से 20% मतदान हो चुका है बस्तर में। 9 बजे तक जो इलेक्शन कमीशन का डाटा है उसके अनुसार पहले 2 घंटे में 12% मतदान हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो जगदलपुर का विधानसभा जो है बस्तर विधानसभा उसमें हुआ है, और सबसे कम कोंटा विधानसभा क्षेत्र जो है वहां पर मतदान हुआ है। तो
टर्नआउट पहले 2 घंटे का और अगला बताया जा रहा है। इसके अलावा पूरे बस्तर में अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की खबर। जी बिल्कुल, अभी शांतिपूर्ण मतदान वहां पर हो रहा है और 19-20% की अगर जो बात कर रहे हैं तो ये बड़ी संख्या है, क्योंकि अगर जो मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 16% के आसपास ही मतदान हो पाए हैं। तो इतने ज्यादा मतदान होने का कारण क्या है कि अभी तक अगर जो 10 बजे तक के ही रिजल्ट आए होंगे कि कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं, तो आप 19 से 20% बता रहे हैं, तो इसका कारण क्या है कि जल्दी जल्दी मतदान कर लें, नक्सली कहीं नक्सली सक्रिय ना हो जाए या फिर कुछ और? डॉक्टर संजय शेखर। नहीं, इसके मूल कारण ये है कि बस्तर में 3 बजे तक ही मतदान होना है अधिकांश मतदान केंद्रों पर, और 3 बजे तक मतदान होना है तो यह है कि 11 बजे के बाद जो है धूप काफी तेज होने लगती है, गर्मी काफी अधिक होने लगता है। तो लोगों की कोशिश ये रही कि सुबह में ही सुबह पहले जा करके हम मतदान कर ले, और जैसा कि बीजेपी की तरफ से एक नारा भी दिया गया है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो उसको भी खासकर जो बीजेपी के फॉलोअर्स है उसको भी कहीं ना कहीं उसको मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, और अपनी सुविधा के दृष्टिकोण से भी जो तमाम मतदाता है उनकी कोशिश ये रही है कि सुबह जाकर के मतदान कर लें, ताकि जो तेज गर्मी है, मैं आपको बता दूं करीब 43 के आसपास टेम्परेचर है, तो ऐसी स्थिति में प्रेफर लोगों ने किया कि सुबह जाकर के मतदान करें, और यही वजह है कि सुबह से ही तमाम हम ग्रामीण इलाकों में गए थे, वहां पर मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे थे। देखिए, और ये हमारे साथ इधर अभी अपना मताधिकार का प्रयोग करके शरणार्थी आए हैं, और ये अपने उंगली को दिखा रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति डाल करके आए। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी 4 तारीख को फैसला होगा, कौन आएगा कौन जाएगा। अच्छा, लेकिन आपने क्या सोच करके वोट किया? रहेगा जी, लेकिन फिर भी अपने कैंडिडेट को चुनते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग को कुछ सोच के करते हैं। जी, ऐसे बंदे को लाना है जो देश को अच्छे से चला सके, जो बेहतर प्रतिनिधि हो सके। और कुछ और लोग हैं जरा इसे पूछते हैं, सुबह पूजा उजा करके आए हैं, बम बम बोले करके, और मतदान के लिए यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से वोट कर रहे हैं? अपना मताधिकार वोट करने आए हैं जी, तो ऐसी सरकार बनानी है जो हमारे देश के लिए अच्छे से काम करे। जी, तो पिछले कुछ वर्षों से काम होते आ रहे हैं, जी, वही आगे भी चलते रहे। जी, जी। तो महिलाएं यहाँ बड़ी संख्या में हैं, कुछ महिलाओं से भी हम बातचीत करना चाहेंगे। आप क्या सोच करके वोट कर रहे हैं आज? जी, 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 जी। डॉक्टर संजय शेखर, आपने मतदाताओं के रिस्पांस भी लिए और किस तरह से लोग पूजा पाठ करके मतदान करने यहाँ पर आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम अब रुख करेंगे राजू कलवार, हमारे संवाददाता जो हैं असम से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, राजू कलवार, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं राजू कलवार? हाँ देवेंद्र जी, एक बार सवाल दोहराइएगा। जी, सवाल मैंने किया ही नहीं, अब हम आपसे सवाल लेना चाहेंगे कि इस समय तक अभी तक कितने प्रतिशत मतदान वहां पर हुए हैं और अभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की क्या स्थिति है? जी, अगर असम के मतदाताओं की अगर प्रतिशत की बात करें तो लगभग करीबन अभी तक 45 से 50% अभी तक ही मतदान पूरा हो चुका है, क्योंकि यहाँ से सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक समय सीमा दिया गया है, और यहाँ पर सुबह 7 बजे 6 बजे से ही अपने अपने मतदान के पारियों के इंतजार करते हुए लोग दिखाई पड़ रहे थे। और जिस तरह से अगर मतदाताओं की बात करें तो काफी उत्साह पूर्वक एक पर्व के तौर पर, त्योहार के तौर पर लेकर यहाँ पर एक भीड़ उमड़ पड़ा है। जिस तरह से लोग मतदान करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं, प्रत्येक अगर मतदान केंद्र की बात करें तो प्रत्येक मतदान केंद्र में काफी भीड़ है और काफी लंबी लाइनें हैं, और काफी लंबी लाइन अपने अपने मतदान की जो पारियां है वो पारियों का इंतजार करते हुए देखा जा रहा है। जी देवेंद्र जी।
तो अभी मतदाताओं की यहाँ पर संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। क्या कुछ आपको लग रहा है कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है मतदाताओं में, या युवा आगे निकल के आ रहे हैं, या बुजुर्ग पहले आ रहे हैं? किनकी संख्या ज्यादा है? जी, अगर संख्या की बात करें तो आप किसी को तोल मोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी बराबर के हिस्से में दिखाई दे रहे हैं। क्या महिला कहें, क्या युवक कहें और क्या बुजुर्ग कहें, और जो ठीक तरह से अगर चल भी नहीं पा रहे वो भी आ रहे हैं। और हमने खुद जिससे भी चेक किया था कि जो स्व इच्छा से अपने से निकल कर आए हैं मतदान करने के लिए, और जो उनको लग रहा है कि ये हमारा हक है और हक के लिए वो अपना हक आजमाने के लिए यहाँ पर पधार रहे हैं। महिला भी अपने काफी संख्या में है, और जो युवक की बात करें, युवक तो काफी संख्या में आसाम में, और युवक एक नया कुछ अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाह रहे हैं असम में। और असम का जो चुनाव का प्रक्रिया है वहां में बुजुर्ग कहें, महिला कहें, या बुजुर्ग महिला कहें, युवक कहें, युवती कहें, सभी की हिस्सेदारी बराबर अभी फिलहाल अभी तक दिन के 12 ही नहीं बजे, मगर काफी यहाँ पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और काफी अधिक संख्या में मतदान हो रहा है। अब हम थोड़ा सा रुक करेंगे अपने उत्तर प्रदेश के संवाददाता, यानी कि लखनऊ संवाददाता, माफ कीजिएगा, अनुप मिश्रा जी के पास। अनुप मिश्रा जी के पास तो पूरे उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट आ रही है, 8 के 8 लोकसभा सीटों की रिपोर्ट आ रही है। तो अब तक की रिपोर्ट आपके पास क्या पहुंची है? जी देवेंद्र, देखिए 8 लोकसभा क्षेत्रों में जो वोट प्रतिशत 9 बजे तक का जो आधिकारिक डाटा करीब 9 बजे तक 12.68 मतदान हुआ है। इसमें मैं आपको लोकसभा हूँ, सहारनपुर की सबसे ज्यादा 16.49 मतदान हुआ है। वही आपका कैराना में 12.45 मतदान हुआ है। मुजफ्फरनगर में 11.31% मतदान हुआ है। बिजनौर में 12.33% मतदान हुआ है। नगीना में 13.91% मतदान हुआ है। फैजाबाद 10.89% मतदान हुआ है। रामपुर में 10.68% मतदान हुआ है। वहीं पीलीभीत में 13.7% मतदान हुआ। ये सुबह 9 बजे तक का डेटा है। ठीक है, अब बात करते हैं 10:25 हो चुके हैं। तो इस वक्त उम्मीद है कि करीब 18% तक मतदान हो गया होगा। इसमें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की भी जो 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है उसमें कई बड़े नेताओं ने वोट डाला। संजीव बलियान ने अपना वोट डाला। भूपेन्द्र सिंह चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी अपना वोट डाला। कई बड़े ने अपना डाला है। इसके साथ साथ आपको बता दें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, उम्मीद जा रही 65 से 70% तक जो है उम्मीद है उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अभी आपको बता दें, सुबह जब मैंने आपको बताया था कि रामपुर नगीना में जो कुछ ईवीएम मशीनों में खराबी आई थी उसको लेकर के तब्दील जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बताया कि जो खराब मशीनें हैं उसको तुरंत चेंज कराया गया है, और जहां जहां पे कोई अन्य समस्याएं थी उसको भी ठीक कराने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। हम आपको बता दें कि 80 लोकसभा क्षेत्रों में 80 लोकसभा में करीब जो 8 लोकसभा क्षेत्रों में हो रही है। 80 मतदाता 80 जो है प्रत्याशी में 1,44,00,000 मतदाता हैं, इसमें 6 महिला प्रत्याशी हैं। इनको लेकर के लगातार जो है आपको खबरें न्यूज़ पे रहेंगी, लगातार हम आपको अपडेट देते हैं। और आपको हम अगर कुछ बात पहले की बात बताते हैं जो प्रत्याशी फाइट है। देवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि जो सहारनपुर की बात की जाए, सहारनपुर और खास करके नगीना में थोड़ा सा ये देखने को मिल रहा है कि वहां पर जो है बीच की कुछ जो छोटे नेताओं की है वो अक्सर करके चंद्रशेखर रावण है या अन्य है वो ये मसले को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, उनके द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन चूंकि नवदीप सिंह ने स्पष्ट कह दिया है कि जो मशीनें खराब हैं उनको ठीक कराया जा रहा है, साथ साथ प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से समस्या बेहतर बनाने की बात है, पानी की व्यवस्था करने की है और कैनोपी लगाने की वो भी व्यवस्थाएं लगभग की जा रही। तो उम्मीद है कि अभी 10-10.5 तक करीब 16 से 17% 18% से परफेक्ट हो चुका है वर्तमान। जी बिल्कुल। अगर जो हम बात करें अब रोशन भारद्वाज जी से हम
अगला सवाल लेंगे। जैसा कि अभी अगर जो प्रतिशत की बात करें तो जो 72 सीट है छत्तीसगढ़ की, उस पर 19 से 20% अब तक मतदान की खबरें आ रही हैं। और अगर जो बात करें उत्तर प्रदेश की, अगर जो सीटों की, तो वहां पर भी करीब करीब 18% के करीब मतदान होने की सूचना है। और अगर जो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 16 या 17% मतदान अभी तक हुए हैं। 10 बजे तक के ये सारे रिपोर्ट्स हैं जो हमारे पास आए हैं। हम रोशन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे अभी धीमा मतदान देखने को मिल रहा है, कारण क्या हो सकते हैं इसके? और अगर जो जहां डर है, जहां दहशत है, जहां यह माना जाता था कि मतदाता डर के निकल रहे हैं, वहां 20%, तो इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से कहना प्रकार के फैक्टर है, का माहौल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों का स्थानीय नेताओं पर विश्वास कम होना भी एक इसका कारण हो सकता है। स्थानीय नेताओं के कार्यों के ऊपर उनका निराश होना भी एक इसका कारण हो सकता है। भिन्न भिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं जो मतदान कम हुआ है जिसका कारण हो सकता है। विशेष करके मैं अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो यहाँ मतदान बहुत ही सुचारू रूप से और मत का जो प्रतिशत है वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब इसके पीछे क्या कारण है, इसको अगर हम विवेचना करने जाएं तो पूर्वोत्तर में जो मुख्य कारण है अभी उनमें है कि मणिपुर की हिंसा। आपने देखा मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसमें अनगिनत लोगों की मृत्यु हुई है, दोनों पक्षों की। और उसके बाद जो दूसरा विषय है वो है कि पूर्वोत्तर के लिए जो केंद्र सरकार ने धन आवंटित किया है वो धन यहाँ के विकास कार्यों में बहुत तो ये भी एक यहाँ का बहुत प्रमुख मुद्दा है। और तीसरा यहाँ एक और मुद्दा है, वो है जंगल से संबंधित मुद्दा। यहाँ के अधिकांश लोग जंगल और शहर के बीच की जो सीमा रेखा है और विशेषकर जो जंगल क्षेत्र में पड़ता है वहां उन्होंने अपने आवास निवास बनाए हुए हैं। तो पिछली सरकारों ने उनको वहां से उच्छेद करने का काफी प्रयास किया था। तो ये जो लोग हैं उनका भी एक आक्रोश है। उसके बाद अगर हम और अगर कोई मुद्दे हैं तो पूर्वोत्तर में ही अरुणाचल प्रदेश हमारा पड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो चीनी घुसपैठ है तो चीनी घुसपैठ का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ एक है। आप जानते हैं, आप यदा कदा सुनते रहते हैं कि भारतीय सैनिकों के और सैनिकों के बीच द्वंद्व संघर्ष की खबरें यदा कदा आती रहती है और चीन हमेशा अरुणाचल पर अपना दावा करता रहता है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खरे खरे शब्दों में कहा कि अरुणाचल का अभिन्न अंग है। तो ये भी एक पूर्वोत्तर के चुनावी मुद्दों में मुख्य एक मुद्दा हो सकता है। एक और मुद्दा भी है, वो है नागा शांति वार्ता का सुस्त कर जाना। तो ये भी एक, नागालैंड को अगर ले तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ है। किंतु सबसे बड़ा विषय अगर असम के परिप्रेक्ष्य में आप लेते हैं तो वो है अल्फा शांति वार्ता। तो हालांकि हमारे जो लोकसभा के इस बार जो उम्मीदवार है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं, इन्होंने काफी प्रयास भी किए इन दिनों में कि जो अल्फा स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, उन्होंने इनको आह्वान किया था कि आप जो है अपने विभिन्न मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के आप सामने और इन मुद्दों को हल करने के लिए हम प्रयास करेंगे। ऐसा उन्होंने, मैंने सुना कई साक्षात्कारों में प्रयास किया, सौहार्दपूर्ण जो है इसका हल निकालने का भी प्रयास किया है ताकि पूर्वोत्तर में शांति और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने समय समय पर कहा भी है
कि प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता कि पूर्वोत्तर में शांति का माहौल कायम हो और यहाँ जो विकास का जो रफ्तार है, विकास की रफ्तार काफी बढ़े। छिंदवाड़ा की अपडेट कुछ अपने चुनावी सभा में सर्बानंद सोनोवाल ने तो इतना तक कहा था यहाँ के लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि मैंने नौवहन, पोत, जलमार्ग, आयुष मंत्रालय जो उनके पास है उसके माध्यम से काफी गंभीर प्रयास उन्होंने यहाँ के लिए किया है। किंतु इन सब पर हावी अगर अभी भी देखा जाए तो अल्फा के वार्ता समर्थक गुट और एनडीएफबी, डिमासा और कारगिल उग्रवादी संगठनों के जो भी समूह है उनके साथ किए गए जो समझौते हैं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज पूरी आ रही है। तो ये एक विषय है, इसमें विशेष करके जो अल्फा का वार्ता समर्थक गुट है वो इस साल के प्रारंभ में मतलब भंग हो गया था। अल्फा आई जो है इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है, वो असम में एकमात्र ऐसा उग्रवादी संगठन है जो अभी तक वार्ता के लिए आगे नहीं आया है। और डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में अल्फा के पूर्व गढ़ होने के मतलब आप समझ सकते हैं कि ये गढ़ है। तो फिर भी सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों को ये दिलासा दिलाया है कि हमारी सरकार जो है इस मामले में बहुत गंभीर है और आने वाले समय में हम इसमें काफी अच्छी प्रगति भी करेंगे। तो ये काफी प्रे है। और उन्हें बताया है कि जब असम में हड़ताल होना और बम की घटना होना अब इतिहास सा हो गया। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जो इस चुनाव में काफी मजबूती के साथ जो है खड़े हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जारी रखिए। मैं जी 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 तो ऐसे कुछ मामले और भी हैं, जैसे नागरिकता संशोधन कानून जिसको हम CAA बोलते हैं। तो वो असम तथा मतलब पूर्वोत्तर के अंदर में ये लागू असम में लागू होने के बाद इसके खिलाफ आंदोलन काफी जोर पकड़ा है। और इसमें जो सबसे प्रभावी भूमिका है वो ASU निभा रही है, माने जिसे हम ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नाम से जानते हैं। तो ये जब CAA के नियमों की जो अधिसूचना थी वो जारी होने के बाद में आपको बता दें कि ASU ने इसकी प्रतियों को जला करके और अपना विरोध जो है प्रदर्शित किया था। जी चलिए, ये जो प्रतियां थी उनको जला करके अपना विरोध प्रकट किया था। और इस आंदोलन में आज भी ASU के साथ लगभग 30 जनजातीय संगठन जो है इसका विरोध कर रहे हैं। जी सरकार से ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। और असम में जो है और उसके साथ जो 16 राजनीतिक दल है जिसको संयुक्त विपक्षी मंच भी हम कहते हैं, वो भी इस आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो CAA है वो भी इस चुनाव में एक बहुत बड़ा मामला बना है। और जो विरोधी दल है उन्होंने इसको तो मतलब लागू करने के बाद माहौल गरमाने की काफी प्रयास जो है उन्होंने किए हैं। चलिए हमारे साथ हम आएंगे आपके पास, रोशन जी हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ बस्तर संवाददाता बी महेश राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बी महेश राव, क्या स्थिति है अभी बस्तर की? जी मैं बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के चरण के जो लगातार बस्तर में जारी है, बड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पे मतदान हो रहा है। खास करके हम बात करें नक्सल का सुबह दंतेवाड़ा और नारायणपुर, इन जिलों में मतदाता काफी रुचि दिखा रहे हैं। और मतदान जागरूक जो है, इसकी आप एक बताऊंगा कि जो एक घटना हुई है बीजापुर समय तैनात कर्मी का जवाब
वो फट गया। तो चाहिए उनको बस संभाग के जो बीजापुर जिला मुख्यालय के जो अस्पताल है वो लाया जा रहा है बेहतर इलाज के लिए। और ये भी बता दूं कि सबसे ज्यादा का जो लंबी गलगा है वहां को कुछ नक्सली मारे गए थे उसी इलाके में जो कसूर ब्लॉक। चलिए, आपकी आवाज हम तक सही नहीं आ रही है वी महेश राव, हम आपके पास आएंगे। इससे हम इसके बाद रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर बहुत कम प्रतिशत मतदान दिखाया जा रहा है। 12.66% मतदान ही सिर्फ यहां पर अब तक हो पाए हैं। ये हमको लग रहा है कि 10 बजे तक का अपडेट है। तो कारण क्या है अनूप कि यहाँ पर 12.66% ही मतदान अभी तक हो पाए हैं? देखिए देवेश जी, 12.66% मतदान है वो सुबह 9 बजे तक का आता। अब क्योंकि 11 बजने वाले हैं, इसमें करीब 18+ तक जो है मतदान हो चुका है। हाँ, ये कह सकते हैं कि करीब तो सबसे कम मतदान है जो रामपुर में आ रहा है, दीना में आ रहा है। इसमें थोड़ा सा जो है एक कम प्रतिशत आ रहा है। लेकिन वैसे उत्तर प्रदेश में 17 से 18% हो चुका है। अब मैंने जो आपको दिया था वो सुबह जो है 10 बजे तक 9 बजे तक किया था आगे का। अब जो है वो 11 बज रहे हैं, 11 बजे करीब 18% मतदान है। मतदान में काफी उत्साह है। जो पहले आपको बता दें कि से पुराने कुछ स्थानीय नेताओं ने आरोप लगाए थे, नवदीप गढ़वा ने भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो वोट प्रतिशत काफी बढ़ रहा है। और ये उम्मीद जताई जा रही है 67% जाएगा लोकसभा प्रत्याशी जो सीटें हैं वहां पर। अब में अलग अलग जो भी अब समय हो रहा है, 11 बज रहे हैं, तो जो प्रत्याशी है वो भी अपना वोट डाल चुके हैं और वो क्षेत्र में निकल रहे हैं। लोग वोटर से उत्साहित कर रहे हैं वोट डालने के लिए। जो है उनको थोड़ा सा कहा जा रहा है कि आप लोग साथ साथ में जो बड़े नेता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, साथ में जो विपक्ष के नेता है, उसके द्वारा भी जो है ये कहा जा रहा है कि आप लोग घर पहले दान कीजिए, फिर जलपान कीजिए। तो इसका एक हिस्सा और कह सकते हैं वोट देने के लिए जो प्रेरित किया जा रहा है उसका भी फायदा धीरे धीरे मिलेगा। हालांकि धूप काफी तेज 40 डिग्री सेल्सियस पर के करीब करीब जो है धूप हो रही है, गर्मी है, तो उसका एक प्रभाव जरूर पड़ता नजर आएगा। उम्मीद है कि 12 बजे के बाद 2 बजे के बीच में थोड़ी कम होगी। इसके बाद पुनः जब 4 से 5 बजे के 4 बजे के बाद पुनः जो है वोटिंग प्रतिशत काफी तेजी से बढ़ेगा। तो उस टाइम पे धूप थोड़ी ढल चुकी होती है और लोग घरों से निकलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो कुछ जो बुजुर्ग हैं, कह सकते हैं 80 के अंदर है, 60 के ऊपर है, वो अभी रुके हुए हैं। बहुत लोग जो सुबह नहीं पहुंच पाए हैं, वो उम्मीद ये है कि वो 2 बजे के बाद 4 बजे के बाद वोट डालने जाएंगे। तो वोट प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जरूर बताई जा रही है। और अभी शासन की व्यवस्थाएं लगातार की जा रही है, खाने की व्यवस्था की जा रही है, अन्य सुविधाएं जो की जा रही है उसकी भी व्यवस्थाएं की जा रही है। तो वोट प्रतिशत बढ़ेगा। अभी 9 बजे तक का मतदान था, 12 बजे तक आप देखिए करीब करीब उम्मीद है 30%, 11 बजे के बाद 20%, 18-20% उम्मीद है क्रॉस कर जाएगा। और क्योंकि जनता में काफी उत्साह है। दोपहर में धूप की वजह से थोड़े से मतदान प्रतिशत में हो सकता है कि कमी आए, क्योंकि धूप ज्यादा। जी 12 बजे के बाद तो उम्मीद है कि जो है कमी आ जाएगी। क्योंकि बूथ जो आपको बता दें, कई चीजें जो स्थानीय बूथ होते हैं, जैसे किसी गाँव के में बूथ होता है तो उस गांव के लोग तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे लगा हुआ गांव होता है, 102 गांव होते हैं, वहां के लोग पहुंचने में थोड़ी दिक्कत। लेकिन एक बात है ना, देखिए अनूप, अगर जो उत्तर प्रदेश की अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर मतदान प्रतिशत सुबह इसलिए कम हुआ क्योंकि कटाई का काम चल रहा है, गेहूं की कटाई का काम चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इसलिए मतदान प्रतिशत कम हुआ है। लेकिन अगर जो कटाई करके किसान आ गए होंगे और वो दोपहर में मतदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें फिर जब अगर जो जाना होगा खेत में तो शाम को निकल जाएंगे, इसलिए दोपहर का समय माकूल होगा। तो हमें नहीं लगता कि मत प्रतिशत कुछ घटने वाला है। क्यों, आपको क्या लगता है? हमने आपसे बताया बुजुर्ग है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
वो 4 बजे के बाद या 3 बजे के बाद वोट डालने जा सकते हैं, तो सुबह नहीं डाल पाए। लेकिन जो कृषक है, जो किसान है, जो 12 बजे तक वहां पे 11 बजे तक गेहूं काट करके आए हैं, वापस आए हैं, स्नान दान करके दैनिक दिनचर्या करके भोजन करने के पश्चात वो वोट डालने जाएंगे। और वो कोशिश ये भी करते हैं कि वो समय वहां पर मतदान केंद्र पे उनका गुजरे, ताकि उनको भी आजकल प्रदेश के अंदर चुनावी चस्का लगा रहता है, वो भी जानना चाहता है कि वहां वोट किसका है, जोर किसका है, कौन हमारा प्रत्याशी जिसको हम सब कर रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं। तो ये क्यूरियोसिटी कह सकते हैं। अब गांव में भी बहुत तेजी के साथ बढ़ गई। गांव में जो चौपाले हैं, चौराहे हैं, जो गली मोहल्ले हैं, वहां पे भी काफी भीड़ रहती है, लोग काफी उत्साह रहता है जानने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और जो प्रधानमंत्री का इलेक्शन होना है, सांसदों का इलेक्शन होना है, ये अपने आप में एक बड़ा चुनाव है, लोकतंत्र का बड़ा पर्व है। इसको जो है, इसमें हर कोई भागीदारी अपनी करना चाहता है। ये जरूर आप सही कह रहे हैं कि 12 बजे 11 बजे के बाद जब किसान अपने घर पे वापस आता है भोजन के पश्चात, तो जरूर जाएगा मतदान केंद्र में, मतदान करेगा, वहां पर वो अपना समय भी देगा। और हो सकता है शाम को 4 बजे के बाद परिवार के जो है उनको वोट डाले, उनका वोट शाम को गेहूं काटने जाए, ऐसी भी अपील की गई है। स्थानीय मतदाताओं जो प्रत्याशी है उनके द्वारा भी कहा गया है कि एक दिन का जो समय है लोकतंत्र के महापर्व में जो आहुति देनी है, उसको लेकर के एक दिन का समय निकाले और जरूर करे, जिससे कहीं न कहीं जो स्वस्थ लोकतंत्र जो है वो हमें प्राप्त हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ बी महेश राव भी हैं, बस्तर से जुड़े हुए, मतदान केंद्र के बाहर खड़े हुए हैं, महिलाओं की कतार इनके पीछे देखी जा सकती है। तो ऐसे में बी महेश राव, आपको क्या लगता है कि बस्तर में दोपहर में मतदान की स्थिति क्या होगी, क्योंकि 3 बजे तक ही मतदान होने हैं वहां पर जी, और अभी तक अगर जो जहां तक हम सही हैं कि 19 से 20% ही मतदान हुए हैं। बी महेश राव, जितने भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी, और उसी इलाके की बात करें तो 7 बजे से 5 बजे तक की मतदान की प्रक्रिया होगी। लेकिन अब तक जो फीडबैक जो मिल रहा है, अभी तक लगभग 30 से 35% मतदान हो चुका है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम बहुत ही नहीं 30 से 35%। आप एक बार और हम आपसे जानना चाहेंगे, कितने प्रतिशत आपने कहा है, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अभी तक 28 और 30 की आंकड़ा जो बता रहे हैं यहाँ के जो कंट्रोल रूम से हमने बात किया है, और पूरे बस्तर इलाके की बात करें, छत्तीसगढ़ का सबसे संवेदनशील इलाका है बस्तर, और यहाँ देख सकते हैं कि महिलाओं काफी यहाँ पे जागरूक नजर आ रहे हैं, पुरुष भी मतदाता यहाँ पे काफी जागरूक हैं। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी है। सुरक्षा की बात करें तो प्रत्येक पोलिंग बूथ पर यहाँ पर पूरे सुरक्षा का यहाँ पे व्यापक इंतजाम किया। आप देख सकते हैं सारी महिलाएं यहाँ पे कतार लगाए हैं और अपने अपने मत का प्रयोग यहाँ पे लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि आज बस्तर लोकसभा का प्रथम चरण में यहाँ पे चुनाव का प्रक्रिया जारी है, और यहाँ पे कुल 11 प्रत्याशी यहाँ पे चुनावी मैदान में भाजपा और कांग्रेस को साथ। तो लेकिन यहाँ और एक दुखद घटना यह है कि बस्तर के सबसे ज्यादा अति संवेदनशील इलाका बीजापुर के नंबीगलगम में अभी कुछ ही दिन पूर्व सुरक्षा में तैनात हुए पुलिस कर्मचारी एजेंसी के जो जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, वो डीजीएल फटने से वो गंभीर रूप से घायल हुए। अभी ताजा खबर मैं आपको बता, लेकिन इसके अलावा इसी तरह की कोई घटना यहाँ पे सामने नहीं आती है। लेकिन एक घटना लोकसभा में बताते रहे। चलिए ठीक है बी महेश राव, आपने ये जो आंकड़े बताए हैं, वास्तव में पूरे देश में अगर जो चुनाव हो रहे हैं, कुल 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, और यहां पर अगर जो देखा जाए तो आप बता रहे हैं कि 28 से 30%। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजय यादव भी हमारे साथ बने हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतने प्रतिशत मतदान होना, वास्तव में एक तरह से नक्सलाइड एरिया है ये, और कुछ जगहों पर जहां पर नक्सली ज्यादा है, सक्रिय हैं, वहां पर 3 बजे तक होगा, बाकी 7 बजे तक होगा। तो यहां पर 28 से 30% मतदान होना वास्तव में उत्साह तो दिखाता है।
नहीं, आपका कहना सही है कि वोट ऑफ परसेंट बढ़ा है बस्तर में और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि सरकार ने भी पूरी व्यवस्था की हुई है। खासतौर से नक्सलाइट जोन में उन्होंने स्पेशल फोर्स और सारा कुछ, और पूरे छत्तीसगढ़ में मात्र एक सीट पे चुनाव होना, तो सारी व्यवस्था वहां पे है। उसके बावजूद यदि वोट ऑफ परसेंट कम रहे तो फिर वो सोचना पड़ेगा। परंतु ये अच्छा है कि व्यवस्था जैसी है उस हिसाब से वोट ऑफ परसेंट बढ़ा है और हम तक चाह रहे हैं कि ये वोट ऑफ परसेंट और ज्यादा बढ़ना चाहिए। और समय पिछली बार अगर जो बात करें तो 71.64% यहाँ पर मतदान हुए थे कुल अगर जो देखा जाए तो 71.64% यहाँ पर मतदान हुए थे। और इस बार अभी कुल आपको बता दें कि 11 बजने वाले हैं, तो 28 से 30% मतदान हो गए हैं। और अगर जो माना जाए तो 3 बजे तक, अभी 4 घंटे का समय है, और 3 बजे तक अगर जो यही प्रक्रिया रही तो हमको लग रहा है कि ये 71.64% से अधिक हो सकता है। क्योंकि एक तो क्या समय कम है और गर्मी भी तेज है, परंतु अब वोट का टाइम यही होता है कि सुबह आदमी थोड़ा सा लेट उठ के फिर अपना काम धाम निपटा के, महिलाएं खासतौर से फ्री होती हैं इसी समय 12 बजे के आसपास। तो अभी जो 12 से लेके आपका 3 बजे तक वोट ऑफ परसेंट और तेज होगा, जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि ये मूलतः वोट महिलाओं का है। अभी पुरुष तो दे आते हैं, परंतु महिलाएं जनरली फ्री होंगी वही 12 बजे के आसपास। तो इस समय वोट ऑफ परसेंट बढ़ेगा और लगभग उतना ही मेरे ख्याल से आंकड़ा पहुंचेगा पुराना। तो मैं तो यही चाहूंगा कि अगर जो महिलाओं की अगर जो आप बात कर रहे हैं तो महिलाओं की संख्या कितनी है, कि किस हिसाब से महिलाएं पहुंच रही हैं, ये तो सवाल नवजीत कौर बी महेश राव से कर सकती हैं। जी बिल्कुल महेश राव, आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो अभी कितना महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है और कितनी महिलाओं ने अभी तक जो है 11 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक मतदान किया है? बिल्कुल बता दूं कि नवदीप जी कि यहाँ पे कुल 84,000 के लगभग मतदाता अपने वोटों का मत कर रहे हैं। महिलाओं की संख्या आप ये देख सकते हैं, महिला जिसको यहाँ पे भीड़ लगा के अपने पूरे काम को करके यहाँ पे जागरूक होकर अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल तारीफ काबिल कहा। जो यहाँ पर जिला प्रशासन की बात करते हैं या एजेंसी की बात करें, जो अलर्ट किया गया था, मैं आपको बता दूं कि बस्तर सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं का यहाँ पे बढ़ चढ़ करके मतदान प्रक्रिया में भाग लेना, ये अपने आप में तारीफ काबिल है। जी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हालांकि आप महिलाओं का हुजूम दिख रहा है, लाइनों में महिलाएं दिख रही हैं, महिला पहले आकर के मतदान कर रही हैं, यानी कि महिलाओं के वोटिंग के प्रति जागरूकता ज्यादा है। तो ये लोकतंत्र का महापर्व है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रथम चरण का मतदान हो रहा है और कौन इसमें ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। हम लगातार आपको ताजा अपडेट देते जा रहे हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़।